अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पैथोमा का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट आरबीसीज़ डिसऑर्डर, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है एनीमिया। उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब हमारे पास आरबीसी के मास के अंदर रिडक्शन हो, सो रिडक्शन इन द सर्कुलेटिंग आरबीसीज़ मास इज़ कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल हाइपोक्सिया की तरह होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया की तरह साइन एंड सिम्टम होते हैं, लाइक वीकनेस, फटीग एंड डिस्निया, सांस का फूलना, पेल कंजक्टिवा एंड स्किन, हेडेक एंड लाइट हेडनेस। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एंजाइना होता है, लाइक चेस्ट पेन, और वो तब होता है स्पेशली अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कैड है आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हम आरबीसीज़ मास को कैलकुलेट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, तो हम उसके लिए हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट और आरबीसी काउंट एज अ सेरोगेट यूज़ करते हैं, लाइक उसकी जगह यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अगले पॉइंट में आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल वैल्यू है वो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या है। तो नॉर्मल वैल्यू इन मेल्स इज़ 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन फीमेल इट इज़ 12.5 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो हम एनीमिया को कंसिडर करेंगे अगर मेल के अंदर लेस देन 13.5 होगा एंड अगर फीमेल्स के अंदर लेस देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, तो हमारे पास एनीमिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की तरफ। तो हमारे पास जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है विच इज़ नॉर्मल हमारे पास है एमसीवी, हमारे पास 80 टू 100 माइक्रोमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो है ना एनीमिया को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। ठीक है, तो हमारे पास जो माइक्रोसिटिक है इट इज़ लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब, नॉर्मोसिटिक 80 टू 100 माइक्रोमीटर क्यूब एंड मैक्रोसिटिक ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है, अब माइक्रोसिटिक एनीमियाज आ गया, तो अनीमिया जिसके एमसीवी लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब हो। नॉर्मल हमारे पास 80 टू 100 माइक्रोमीटर क्यूब है, तो जब हमारे पास 80 माइक्रोमीटर क्यूब से कम होगा इट विल बी स्मॉलर इन साइज, सो इट विल बी माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास फीमेल्स के अंदर 12.5 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर एंड मेल के अंदर 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर इससे कम है, माइक्रोसिटिक एनीमिया का रीज़न यही होता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी ब्लड सेल हैं वो हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं। तो हमारे पास जो आरबीसी का प्रोजेनिटर सेल होता है जो कि हमारे पास इरिथ्रोब्लास्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास बोन मैरो के अंदर बढ़ता है, जो कि हमारे पास एक लार्ज होता है और वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होकर हमारे पास स्मॉलर मेच्योर सेल्स बनाते हैं जिनका एमसीवी नॉर्मल होता है 80 टू 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है, अब माइक्रोसाइटोसिस इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डिवीजन हो जाती है विच अकर टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कम होती है तो पर सेल उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बोन मैरो उसकी एक एक्स्ट्रा डिवीजन करवा देता है जिसकी वजह से सेल का साइज़ कम हो जाता है, माइक्रोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास बना होता है हीम और ग्लोबिन से। ठीक है, अब हीम जो है वो बना होता है हमारे पास आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से। ठीक है, अब इन तीनों हीम जो हमारे पास आयरन, प्रोटोपोरफायरिन और ग्लूमिन जो कि अमाइनो एसिड का चेन है। ठीक है, अब इन तीनों की डिक्रीज डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमियाज बन सकता है। ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया में शामिल है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ कोरोनिक डिजीज़, मतलब कोई ऐसी कोरोनिक डिजीज़ है लाइक ऑटोइम्यून डिजीज़ या कोई भी ऐसी कोरोनिक डिजीज़ है उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। आयरन डिफिशिएंसी आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से है। ठीक है, एनीमिया ऑफ कोरोनिक डिजीज़ में ऐसा होता है कि आयरन इज़ लॉक इन दी मैक्रोफेज कांट बी यूज। तो मतलब आयरन जो है कोरोनिक डिजीज़ की वजह से मैक्रोफेज बहुत सारे बनते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड ऑल दैट। तो जो फेरिक होता है आयरन वो हमारे पास मैक्रोफेज के अंदर लॉक इन हो जाता है जिसकी वजह से आयरन को यूज़ नहीं कर सकते। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और थैलेसीमिया में हमारे पास ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब ये होता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन की वजह से, आयरन कम तो हीम भी कम जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन, तो ही माइक्रोसिटिक एनीमिया मतलब आपने पढ़ा था ना, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से
माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। सारी एनीमिया में ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है और लैक ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन दी वर्ल्ड। ये WHO के अकॉर्डिंग अफेक्टिंग रफली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, आयरन इज़ कंज्यूम इन हीम एंड नॉन हीम फॉर्म। अब हीम फॉर्म ये है कि मीट डिराइव जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, और नॉन हीम फॉर्म में भी लाइक वेजिटेबल डिराइव वेजिटेबल्स में भी होता है, उस फॉर्म में भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे पास आयरन है वो हमारे पास डिओडिनम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन डिओडिनम में होती है। अब इंट्रोसाइट्स जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल है, उसके पास हीम और नॉन हीम ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि DMT1 है। द हीम फॉर्म इज मोर रेडली एब्जॉर्ब। सो इंट्रोसाइट ट्रांसपोर्ट आयरन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड विया फेरोपोर्टिन। ठीक है, फेरोपोर्टिन हमारे पास जो है ये उसको जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन्स के से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फेरोपोर्टिन यूज़ होता है। ठीक है, सो और इसके बाद ट्रांसफेरिन आता है, जो ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसफेरिन यूज़ होता है एंड इट डिलीवर इट टू दी लिवर एंड बोन मैरो मैक्रोफेजेस फॉर स्टोरेज। अब ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये लिवर में और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में स्टोर होता है। अब स्टोर इंट्रासेल्युलर आयरन इज़ बाउंड टू फेरेटिन। स्टोर जो इंट्रासेल्युलर आयरन होता है अब वो फेरेटिन के साथ बाउंड होता है विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम फॉर्मिंग फ्री रेडिकल विया दी फेंटन रिएक्शन। ठीक है, आयरन हैज़ एबिलिटी टू जनरेट फ्री रेडिकल, दैट्स वाई can't be left alone, so always bind to something। ठीक है, सो हीमोसिड्रिन भी देख लें, आगे आपको यूज़ आएगा कि हीमोसिड्रिन इज इनसॉल्युबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन फार फ्रॉम ट्रांसफेरिन आर फेरेटिन मॉलिक्यूल। ट्रांसफेरिन या फिर फेरेटिन मॉलिक्यूल से हीमोसिड्रिन बनता है। ठीक है, नाउ ठीक है, अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग ऑफ आयरन स्टेटस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी सारे एनीमियाज में ये हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सो सीरम आयरन इज़ द मेजर ऑफ आयरन इन द ब्लड बिकॉज सीरम, व्हाट इज सीरम? दिस इज RBCs एंड serum mix na, so measure of iron in the blood, total iron binding capacity, so measure of the transferrin molecule in the blood। what is transferrin molecule? transferrin molecule are the molecule जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को इन दी ब्लड। परसेंटेज सेचुरेशन, जो आपके वर्ड से ही पता है कि परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल दैट आर बाउंड बाय आयरन मॉलिक्यूल, नॉर्मल हमारे पास 33% है। अब सीरम फेरेटिन हमारे पास क्या है? सीरम फेरेटिन रिफ्लेक्ट आयरन स्टोर इन दी मैक्रोफेजेस एंड दी लिवर, तो ये हमारे पास स्टोरेज फॉर्म इज दी फेरेटिन, ये भी याद रखिए। ठीक है, अब आयरन डिफिशिएंसी इज यूजुअली काज्ड बाय डाइटरी लैक और ब्लड लॉस। आयरन डिफिशिएंसी दो रीज़न की वजह से, या तो आप खाने में कम ले रहे हैं या फिर वो किसी रीज़न की वजह से लॉस हो रही है। ठीक है, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास सिनोरियोज वगैरह में आ सकते हैं, वाइवा में पूछते हैं, मुझसे खुद पूछा था। सो इन्फेंट्स में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, क्यों? बिकॉज ह्यूमन मिल्क इज़ लो इन आयरन। अगर चिल्ड्रन है तो उनके खाने में पुअर डाइट की वजह से उनके खाने में आयरन की डिफिशिएंसी। अगर एडल्ट है, मीन 20 to 50 ईयर है, तो उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंट रीज़न है। मेल के अंदर रीज़न होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से, विच इज़ एक्चुअली अ क्रोनिक डिजीज़, आपको पता है ना, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी होता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर मिरोग्लिया या फिर प्रेगनेंसी इन फीमेल। अब नॉर्मल जो हमारे पास प्रेगनेंसी के ब्लड लॉस होता है, सो इट इज़ 30 to 50 ml। ठीक है, तो अगर 30 से 50 ml से ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में बहुत सारी रीजन्स की वजह से होता है, लाइक ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो एल्डरली के अंदर, अच्छा ये सिनोरियोज़ में बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट है, सिनोरियोज़ में आता है कि एल्डरलीज़ में कोलोन पॉलिप या फिर कार्सिनोमास वेस्टर्न वर्ल्ड, आपको पता है ना कि अगर कोलोन कैंसर है या कोलोन पेलेप्स है तो उसके अंदर आप ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, या फिर अगर वेस्टर्न वर्ल्ड है, मीन अगर डेवलप कंट्रीज़ है, उसमें ज़्यादातर रीज़न एल्डरली के अंदर कोलोन पेलेप और कार्सिनोमास है। लेकिन अगर डेवलपिंग वर्ल्ड है, लाइक इन पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इंडियाज़ वगैरह में, तो हुक वॉर्म्स। अच्छा, ये दोनों नाम आप याद रखें बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, एंकिलोस्टोमा डिओडेनाल एंड नेकेटर अमेरिकन्स। ठीक है, जो दूसरे कासेस है, आप माल न्यूट्रिशन है, खाना ही आप जो आप खाना ले रहे हैं, या तो आप खाना सही से नहीं ले रहे, और जो ले रहे हैं वो आयरन के अंदर उसकी क्या कहते हैं, वो आयरन डिफिसिट है, या फिर माल एब्जॉर्प्शन, कोई भी लाइक इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लाइक सीलिएक डिजीज़, डिस्ट्रॉय वॉल, तो उसकी वजह से, या फिर गेस्ट्रेक्टमी। अच्छा, ये इनका बहुत फेवरेट है कि गेस्ट्रेक्टमी की वजह से, कि कोई पेशेंट आया जिसको गेस्ट्रेक्टमी हुई है और उसको आपको बताएंगे कि उसका हीमोक्रेट कम है, उसका RBCs कम है, और जब हमने देखा तो उसको जो है ना क्या कहते हैं, काइलोनेक्टिया हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एनीमिया है। तो
की वजह से क्यों होता है कि एसिड जो होता है इट एड्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन बाय मेंटेनिंग द Fe+2 स्टेट विच इज़ मोर रेडली एब्जॉर्ब देन Fe+3 स्टेट। ओके, अब स्टेजेस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया किस तरह से काज होता है। नंबर फर्स्ट, स्टोरेज आयरन इज डिप्लीटेड। स्टोरेज आयरन क्या है? फेरेटिन। अच्छा, ये याद रखिए अगर फेरेटिन डिक्रीज होता है तो TIBC हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज द फ्री ट्रांसफेरिन। तो डिक्रीज इन फेरेटिन, इंक्रीज इन TIBC, स्टोरेज सीरम आयरन इज डिप्लीटेड। पहले स्टोरेज आयरन डिक्रीज होगा, इसके बाद हम ब्लड की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सीरम आयरन इज डिप्लीटेड, डिक्रीज इन सीरम आयरन, डिक्रीज इन परसेंटेज सेचुरेशन। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मोसिटिक एनीमिया, एनीमिया होगा लेकिन नॉर्मल साइज़ के RBCs बनेंगे। बोन मैरो में एक फीवर बट नॉर्मल साइज RBC। देन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमेटिक RBCs मतलब छोटे साइज एंड लेस कलर। ठीक है, बोन मैरो में एक स्मॉलर एंड फीवर RBC। तो ये 4 स्टेजेस आपको पता होने चाहिए ना। अच्छा, सिनेरियोज़ के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ज़्यादातर क्लिनिकल फीचर्स एंड लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स से ही उन्होंने एक सिनेरियो बनाया होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग में आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का एक तो एनीमिया होगा। ठीक है, क्वाइलोनेक्टिया बहुत फेवरेट वर्ड है इनका। इसको स्पून शेप नेल जब भी आते हैं तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से स्पून शेप नेल होते हैं जिसको क्वाइलोनेक्टिया बोलते हैं। थर्डली इस पाइका इज़ लाइक जब आप और चीज़ें लाइक च्यू ऑन सर्टेन थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि क्रेविंग्स होती है फॉर आइज़, लाइक ये बहुत फेवरेट चीज़ है कि लाइक उसको आइस की क्रेविंग होती है, उसके नेल स्पून शेप हुए हुए हैं, उसको पेल कंजक्टाइवा हुआ है। तो लाइक इस तरह से सिनेरियो बनाएंगे। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सिनेरियो में लेबॉर्ट्री फाइंडिंग मस्त ही होते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमेटिक RBC विज इंक्रीज आ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद क्या है? अब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद मैयर करता है द स्पेक्ट्रम ऑफ द साइज ऑफ RBC। ठीक है, नॉर्मली तमाम RBC जो है सेम साइज़ के होते हैं, तो अगर सेम साइज़ के हैं तो हमारे पास RDW डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर वाइड स्पेक्ट्रम है मतलब सारे सेल्स डिफरेंट साइजेस के हैं तो हमारे पास RDW इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में RDW इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ इन फेरेटिन ऑब्वियसली एंड इंक्रीज़ इन TIBC, डिक्रीज़ इन सीरम आयरन, डिक्रीज़ इन परसेंटेज सेचुरेशन। अब इंक्रीज़ इन फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन। अच्छा, प्रोटोपोरफायरिन हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हीम होता है वो हमारे पास आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से बनता है, जो कि फिर हमारे पास ग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे पास हीमोग्लोबिन बना देता है। अब अगर आयरन कम है तो ऑब्वियसली जो प्रोटोपोरफायरिन होगा वो फ्री होगा। अब तो हमारे पास फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन के कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास सप्लीमेंटर आयरन दिया जाता है, मतलब फेरिस टैबलेट, फेरिस सल्फेट की टैबलेट दी जाती है 4 to 6 मंथ में। और इसको देखा जाता है पेशेंट को कि लाइक पर वीक उसका 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं फॉर 3 to 6 मंथ टू रिप्लेनिश लाइक स्टोरेज आयरन के, लाइक जो स्टोर आयरन है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग हमने पढ़ ली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक अगर आपको और कुछ नहीं तो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग हर सिनेरियो में मस्त ही होती है। ट्रीटमेंट आओ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लमर विंसन सिंड्रोम है कि ये हमारे पास एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है विद इजोफेजियल वेव एंड एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस इज लाइक द इन्फेक्शन ऑफ द ग्लोसाइट प्रेजेंट एज एनीमिया, डिस्फेजिया एंड बीफी रेड टंग। तो ये बीफी रेड टंग, डिस्फेजिया, एनीमिया, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड इजोफेजियल वेव, इससे आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ एन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, डिस्फेजिया ज़्यादातर हमारे पास पोस्ट क्रिकॉइड डिस्फेजिया होता है और बीफी रेड टंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। फिर आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कि इस तरह होता है प्लमर विंसल सिंड्रोम के अंदर डिस्फेजिया होता है, लाइक फॉर एग्जांपल फूड बॉलस लाइक सही से निगला नहीं जा रहा होता ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडंडेंसी इन द म्यूकोसा, दिस इज ओसोफेजियल वेब विच इज़ म्यूकोजनल प्रोट्रूजन हुई हुई है। सो दिस इज़ प्लमर विंसल सिंड्रोम। तो अब हम पढ़ेंगे एनीमिया ऑफ कोरोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ कोरोनिक डिजीज में आता है एनीमिया एसोसिएटेड विद कोरोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे कोई एंडोकार्डाइटिस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन्फ्लेमेशन लाइक एंडोकार्डाइटिस, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक SLE और कोई भी, या फिर कोई कैंसर है
नियोप्लेजिया वगैरह मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया एंड हॉस्पिटलाइज पेशेंट। सो आपको बताना चाहिए कि आयरन डिफिशिएंसी हमारे पास मोस्ट कॉमन एनीमिया है, लेकिन हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन ऑब्वियस है कि लाइक सबसे ज़्यादा कॉमन एनीमिया का हो गया कोई भी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से। सो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया एंड हॉस्पिटलाइज पेशेंट। तो हमारे पास सिनेरियो में आएगा कि एक पेशेंट है जो पहले से हॉस्पिटलाइज है, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेस रिएक्टेंट फ्रॉम द लिवर। क्रोनिक डिजीज़ की वजह से लिवर से हमारे पास एक्यूट फेस रिएक्टेंट बनते हैं इंक्लूडिंग हेप्सिडीन। अब हेप्सिडीन क्या करता है, इट सिक्वेस्टर आयरन इन द स्टोरेज साइड, वो उसको स्टोर कर देता है बाय लिमिटिंग द आयरन ट्रांसफर फ्रॉम मैक्रोफेजेस टू इरिथ्रोसाइट तो इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, ठीक है। तो अब डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा सप्रेसिंग एरिथ्रोपोइटिन, हाँ, सप्रेसिंग एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, वेट, yes, suppressing erythropoietin production aim to prevent bacteria from accessing iron which is necessary for their survival, ठीक है। अब डिक्रीज इन अवेलेबल आयरन, अब अवेलेबल आयरन को वो हेप्सिडीन नॉर्मली अवेलेबल आयरन को डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हीम डिक्रीज़ होगा और हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होगा और माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास फेरिक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बॉडी डोंट नो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज़ लाइक ऑटोइम्यून या फिर कैंसर। इंस्टेड बॉडी को ऐसे लगता है कि शायद कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है माइक्रोब्स की वजह से, तो बॉडी हमारे पास हेप्सिडीन रिलीज़ करने लग जाती है। और हेप्सिडीन क्या करता है, वो आयरन को बैक्टीरिया से छुपा लेता है ताकि बैक्टीरिया उसको यूज़ ना कर पाए। तो हमारे पास रिडक्शन इन आयरन हो जाती है, जिसकी वजह से लाइक आयरन होता है लेकिन वो जो है ना बैक्टीरिया से छुपा लेता है, उसको स्टोरेज फॉर्म में कर देता है। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि फेरिटिन इंक्रीज़ होगा और TIBC डिक्रीज़ होगा और सब सेम है। डिक्रीज़ इन सीरम आयरन है, डिक्रीज़ इन परसेंटेज सैचुरेशन एंड इंक्रीज़ इन फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफाइरिन, ठीक है। ये तुमने याद रखना है कि आयरन डिफिशिएंसी के अंदर जो है हमारे पास फेरिटिन डिक्रीज़ हो गया था और TIBC इंक्रीज़ हो गया था। इसके अंदर फेरिटिन इंक्रीज़ होगा और TIBC डिक्रीज़ होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में आयरन इंक्रीज़ हो गया। अब ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काज कि लाइक कौन सी क्रोनिक डिजीज़ है, आप उस क्रोनिक डिजीज़ को अगर ट्रीट करेंगे तो
के वो सारे सिम्टम्स आपको बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी के लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं, राइप रिफेम्पिन आइसोनियाज़िड। डिजीज़ क्यों? क्योंकि ये आयरन ओवरलोड स्टेट है, ठीक है। फेरिटिन इंक्रीज होगा, एंटी आईबीसी इज ऑलवेज ऑपोजिट
होता है विद इंक्रीज RBCs काउंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लेबॉर्ट्री फाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमेटिक RBC हो गया लाइक ऑल माइक्रोसिटिक एनीमियाज की तरह, लेकिन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमारे पास टारगेट सेल्स होते हैं, आर सीन ऑन ब्लड स्पेयर, ठीक है। टारगेट सेल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास, एंड हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमारे पास शो होता है डिक्रीज इन HbA विद इंक्रीज HbA2। नॉर्मली हमारे पास जो है 2.5% होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास HbA2 इंक्रीज़ हो जाता है, इट विल बी डबल, 2.5% से 5% हो जाता है। HbF2 भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, 2% हो जाता है, नॉर्मली हमारे पास 1% है, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर B0/B0 की अगर हम बात करें, इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रेजेंट विद the most severe form of disease and is present with severe anemia a few months after birth, ठीक है। ये सिनेरियो में आपको दे सकते हैं कि बेबी था लेकिन बर्थ के कुछ महीनों बाद उसको एनीमिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब बेबी होता है, दिस इज़ अ फीटल हीमोग्लोबिन ना, तो HbF अल्फ़ा 2 गामा 2 बर्थ के ऊपर बर्थ में होता है, जिसकी वजह से इट इज़ अ टेम्पररी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब अनपेयर अल्फ़ा चेन प्रिसिपिटेट, अब इसके अंदर बीटा है ही नहीं, तो अल्फ़ा चेन ही प्रिसिपिटेट करेगा और RBCs मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, रिजल्टिंग इन इनफेक्टिव erythropoiesis and extravascular hemolysis, removal of the circulating RBCs by the spleen। extravascular hemolysis जब हमारे पास स्प्लीन के अंदर या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के थ्रू जब हमारे पास RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। आपको पता होना बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है, ठीक है। अब मैसिव इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ हेमेटोपोइसिस इनटू द स्कल होगा। अब स्कल के अंदर भी हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी, इरेक्टिव बोन फॉर्मेशन लीड टू क्रू कट अपीयरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रू कट अपीयरेंस ऑन द एक्सरेज एंड अ फेशियल बॉन चिपमक फेड्स, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस विद हेपेटोस्प्लिनोमेगली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिनेरियोज़ में आएगा कि आपको कहेगा कि क्रू कट है, उसको चिपमंक फैट्स हुए हैं और उसको हेपेटोस्प्लिनोमेगली हुई भी है, विच इज़ वाई ड्यू टू एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, दिस इज़ द टारगेट सेल, ठीक है। टारगेट सेल इस तरह होता है, ये ऑस्पीज में आइडेंटिफिकेशंस के लिए आता है कि लाइक बीच में ऐसे एंड दिस, ठीक है। ये आपके पास टारगेट सेल है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इसके अंदर न्यूक्लिएटेड, जो बीटा थैलेसीमिया में न्यूक्लिएटेड RBCs होते हैं, तो अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ न्यूक्लिएटेड RBC एंड दिस इज़ टारगेट सेल, ठीक है। ये यहाँ पे, इसके अलावा अगर बताऊँ तो यहाँ पे टारगेट सेल की ये सेंट्रल पेलर होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन, इसके अंदर मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए हीमोग्लोबिन हमारे पास कम हुए हैं, यहाँ पे ब्लेब्स ऑफ मेम्ब्रेन बनी हुई है विद हीमोग्लोबिन, सो ये एक्सेस मेम्ब्रेन दैन रिमूव हो जाती है एंड इट विल कन्वर्ट टू टारगेट सेल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर बीटा एंड बीटा सेल, इट्स नॉट वेरी क्लियर बट चले। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि सिवियर एनीमिया में क्या होता है कि सिवियर एनीमिया में हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन आर रिलीज बाय द किडनी, सो हमारे पास जो बोन मैरो होता है एंड जिसकी वजह से मैसिव अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन्स आर रिलीज बाय द किडनी, जो कि बोन मैरो के पास जाते हैं एंड ड्राइव बोन मैरो अंडरगो एक्सेसिव हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ हेमेटोपोइसिस हो जाता है इनटू यूनिक एरियाज, जैसे कि स्कल हो गया और फेशियल बोन में। स्कल में जब हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस होती है तो क्रू कट अपीयरेंस आता है, जब फेशियल बोन्स में होता है तो हमारे पास चिपमंक फैट्स अपेयर होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेपेटोस्प्लिनोमेगली, चिपमंक्स एंड क्रू कट, एंड देयर इज़ वन के दिस फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ जो बीटा थैलेसीमिया है इट इज़ प्रोटेक्टिव। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये द रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस विद पैरवोवायरस B19 इन्फेक्शन ऑफ इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर, मतलब इरेथ्रोब्लास्ट को अगर पैरवोवायरस B19 ने इन्फेक्ट कर दिया तो इसकी वजह से, और उसको पहले से बीटा थैलेसीमिया है, तो ए प्लास्टिक क्राइसिस का रिस्क होता है। ए प्लास्टिक क्राइसिस जब बोन मैरो में ऑल ब्लड सेल्स लाइक प्रोडक्शन ही उसकी, जब बोन मैरो प्रॉब्लम होती है और सारे ही प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, देन आते हैं कोरोनिक ट्रांसफ्यूजन और ऑफन नेसेसरी
मतलब आपको ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी ही पड़ती है, लीड टू रिस्क फॉर सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस ऐसे कि लाइक आपके पास जो आयरन होता है, अब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, आयरन जो है हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर बिल्डअप होने लग जाती है, इसी को हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जब ब्लड स्मेयर देखा जाता है तो सेम हाइपोक्रोमेटिक माइक्रोसाइटिक आरबीसीज विद टारगेट सेल प्लस न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास HbA2 एंड HbF दिखाते हैं विद लिटिल आर नो HbA, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्रू कट अपेरेंस है